नमस्कार दोस्तों, मैं चमन राणा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस कोरोना काल के दौरान सभी लोगों की पढ़ाई बाधित हुई है और मैंने कुछ आप लोगों के लिए डिसाइड किया है कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के साथ साझा करूंगा और आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ जाए। तो समय व्यर्थ ना करते हुए अपने टॉपिक पर आता हूं। दोस्तों, ये मेरा प्राचीन भारत का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप लोगों के बीच बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा और आज का जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार एवं कालक्रम। दोस्तों, अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता को इतिहास के अंतर्गत या आप लोग कह सकते हैं कि संपूर्ण इतिहास के अंतर्गत जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्द्र ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। आर्द्र ऐतिहासिक कालखंड क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है और आवश्यक है कि आर्द्र ऐतिहासिक काल होता क्या है, क्यों इसको आर्द्र ऐतिहासिक काल कहा गया है और क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आर्द्र ऐतिहासिक काल खंड के अंतर्गत रखा गया है। देखिए दोस्तों, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना नोटबुक लेकर बैठें, सुनिए वीडियो को ढंग से। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार जो है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग जो है इस वीडियो को सुनिए। और मैं ये वनडे के हिसाब से ही नहीं बल्कि पीसीएस तक जो है इस वीडियो को लेके जाऊंगा। और पीसीएस क्या, अगर आप जो है प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो यहाँ से जो है आप लोगों का क्वेश्चन आप जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए, आराम से सुनिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि हमको सीखने के लिए जो है अपना कुछ समय देना ही होगा। देखिएगा, मैंने कहा कालक्रम की बात कर रहा हूं तो इतिहास के कालक्रम के अंतर्गत इसको जो है आर्द्र ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। क्या होता है ऐतिहासिक कालखंड, क्या होता है आर्द्र ऐतिहासिक कालखंड, क्या होता है प्राग ऐतिहासिक कालखंड। देखिए दोस्तों, इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इतिहास में जो है स्रोत तथा साक्ष्य कह सकते हैं आप लोग इसको, के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। और तीन भागों में जो बांटा गया है, पहला कहलाता आप लोगों का प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आपका आर्द्र ऐतिहासिक काल, तीसरा है आप लोगों का ऐतिहासिक काल। तो मैंने कहा आप लोगों को अभी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्द्र ऐतिहासिक कालखंड की सभ्यता है। आर्द्र ऐतिहासिक कालखंड की सभ्यता इसको क्यों कहा गया है, क्यों इसको प्राग ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया है, इसको ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया है, इसका कारण जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मेरे ऐसे भैया बहन, बहुत सारे ऐसे मेरे मित्रगण जिन लोगों को अभी तक पहली बार ये सुन रहे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार अपनी जो है कॉम्पिटिटिव की तैयारी शुरू कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आर्द्र ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, या इसको आप लोग कह सकते हैं पाषाण काल या ऐतिहासिक काल, इतिहास को स्रोत और साक्ष्यों के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल और पाषाण काल इतिहास का वो कालखंड होता है जिसमें केवल पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, केवल पुरातात्विक ही उपलब्ध होते हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। इस कालखंड को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक या पाषाण काल।
पुरातात्विक स्रोत बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है मृदवान, पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है अभिलेख, पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है नरकंकाल, पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है उपकरण। ठीक है, तो जितने भी आप लोग कह सकते हैं कि मृदभांड उपकरण वगैरह जो उपलब्ध हुए हैं उसका जब अध्ययन किया जाता है, उसी अध्ययन के आधार पर जिसका इतिहास निर्धारित किया जाता है वो कहलाता है प्राग ऐतिहासिक या पाषाण काल। समझ में आ गया होगा। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि आर्द्र ऐतिहासिक काल क्या होता है। आर्द्र ऐतिहासिक कालखंड इतिहास का वह कालखंड होता है जिसमें जो है पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और लिखित साक्ष्य भी क्या है, उपलब्ध है। लेकिन हम केवल अध्ययन किसका कर पा रहे हैं, पुरातात्विक स्रोतों का, लिखित साक्ष्यों का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। पहले हमने क्या कहा था, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध थे, लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं थे। जो आर्द्र ऐतिहासिक काल है उसमें लिखित साक्ष्य भी हैं, लिखित स्रोत भी हैं और पुरातात्विक स्रोत भी हैं। लेकिन पुरातात्विक स्रोतों का ही अध्ययन हो रहा है, लिखित स्रोतों का अध्ययन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको आर्द्र ऐतिहासिक काल कहा गया है। ऐतिहासिक काल इतिहास का वो कालखंड होता है जिसमें पुरातात्विक और लिखित दोनों का अध्ययन किया जाता है, दोनों ही प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, दोनों का अध्ययन किया जाता है, दोनों का परीक्षण किया जाता है, उसको कहते हैं ऐतिहासिक कालखंड। तो समझ में आ गया होगा कि आर्द्र ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो सबसे पहली बात, चीजों को मैं बेसिक से लेकर जाऊंगा और उसका लेवल आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। देखिए दोस्तों, आर्द्र ऐतिहासिक कालखंड का मतलब हो गया कि इसमें जो है दो प्रकार के साक्ष्य, पुरातात्विक और साहित्यिक। ठीक है, साहित्यिक को आप लोग कह सकते हैं लिखित साक्ष्य। क्लियर है। तो यहां पर जो है दो प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, पुरातात्विक साक्ष्य और क्या, साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों का केवल क्या हो रहा है, अध्ययन हो रहा है, लिखित स्रोतों का अध्ययन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है। इसके पीछे जो रीजन है वो है इसका लिखने का तरीका। ठीक है ना, हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने एक शब्द लिपि। ठीक है, और लिपि को बोलते हैं लिखने का ढंग, लिखने का तरीका जो होता है उसको लिपि कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों वो है भाव चित्रात्मक। वो क्या है, भाव चित्रात्मक। समझ रहे हो आप लोग। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन हुआ है, मतलब उपकरणों का अध्ययन हुआ है। और उपकरणों में भी किसका, आप लोग कह सकते हैं मृदभांड का उपलब्ध क्या हुआ है, अध्ययन हुआ है। किसका, नर कंकालों का जो है क्या हुआ है, अध्ययन हुआ है। जो लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध थे उसका अध्ययन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, कारण है उसके लिखने का ढंग, उसके लिखने का तरीका, लिपि। और वो लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का मतलब आप लोगों को समझना है कि इस समय के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन सभी लोगों ने जो है अपने भाव, अपने विचारों को चित्रों के माध्यम से प्रकट किए हैं। अपने विचार जो है चित्रों के माध्यम से प्रकट किए हैं। वो क्या कहना चाहते थे, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उन्होंने चित्र बनाए हैं, मछली का चित्र बनाए हैं। मछली के चित्रों से क्या बताना चाह रहे हैं उसका अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से जो है ये सभ्यता लिखित साक्ष्यों के आधार पर जो है इसके अभाव है, इसको नहीं पढ़ा जा रहा है। केवल अध्ययन किसका किया जा रहा है, आपका पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन हो रहा है। और इसी पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन के आधार पर इसको आर्द्र ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये तो बात आई आपके कि इतिहास के अंतर्गत किस कालखंड के अंतर्गत जो है इसे रखा गया है। इतिहास में इसको स्रोत और साक्ष्यों के आधार पर आर्द्र ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। आगे एक और पॉइंट देखिए आप लोग, कालक्रम चल रहा है, ढंग से समझना। आगे मैं बात करूंगा धातुक्रम की। किसकी बात करूंगा, धातुक्रम की बात कर रहा हूं। देखिए धातुक्रम की अगर मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो है मानव के द्वारा खोजे जाने वाला पहली जो धातु थी तांबा, वो क्या थी, तांबा थी। और इस तांबा के साथ जो है क्या मिलाया, टेन मिलाया
और टीन और इस तांबे को मिलाकर जो है इन्होंने कांसे का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? कांसे का निर्माण किया। और इस कांसे के निर्माण के कारण आप लोग जो है समझ लेना कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है धातु क्रम के आधार पर कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से? क्योंकि इस समय के मानव ने जो है तांबा के साथ टीन मिलाया और तांबा के साथ टीन मिलाकर जो है कांसे का निर्माण किया। अपने दैनिक जीवन में जो है इस समय के मानव ने जो है कांसे का बहुत यूज किया, प्रयोग किया, और इस कारण से इसको जो है क्या कहा जाता है? आपका कांस्य युगीन या कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। तो मुझे आशा है, ये नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये 2 पॉइंट समझ में आगे होंगे कि कालक्रम इतिहास में इसको आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसके पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन किया गया है। पुरातात्विक स्रोत ही उपलब्ध है, साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, लेकिन साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया पा रहा है? क्योंकि ये जो है लिपि, इसका लिखने का जो ढंग है, लिखने का जो तरीका है वो अलग है। अपने जो विचार है वो चित्रों के माध्यम से इन्होंने प्रकट करने का प्रयास किया है। इसी कारण से जो है इसकी लिपि को नहीं पढ़ा गया है और इसको आज ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे धातु क्रम के आधार पर जो है इस समय के मानव ने जो है तांबा के साथ टीन मिलाकर कांसे का निर्माण किया और अपने दैनिक जीवन में जो है कांसे का बहुत प्रयोग किया, जिस कारण से इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे एक और चीज देखिए। अब अगर मैं बात करूं आपके खोज की, बात करूं किसकी? खोज की। तो इस सभ्यता की जो खोज हुई है, इस सभ्यता की खोज हुई है ताम्रपाषाण काल में। किसमें हुई है? ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत जो है इसकी खोज को रखा गया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है, ठीक है, वो समय काल आप लोगों को मैं बता दूंगा। अभी आगे मैं टॉपिक लेके आ रहा हूं, क्योंकि आपका कालक्रम है तो समय काल भी इसी का टॉपिक है, इसी के साथ चलेगा आप लोगों का। तो समय काल लगभग 2300 ईसा पूर्व के आसपास का समय है और उस समय के अंतर्गत जो है ताम्रपाषाण काल को रखा गया है। तो माना गया है, इतिहासकारों के द्वारा जो है ऐसा माना गया है कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत, भारत का जो आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो आपका जो है, ठीक है, सिंध का क्षेत्र था, पंजाब राजस्थान वाला जो क्षेत्र भारत का, ठीक है, उन क्षेत्रों में जो है इस सभ्यता की खोज हुई है। और जिस सब खोज हुई है, जो खोज के अंतर्गत जो समय काल इसका निर्धारित किया गया है, उस समय काल जो है आपका ताम्रपाषाण काल का है, ठीक है। इसीलिए जो है इसको ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत भी इसको माना जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आंसर आधा ऐतिहासिक काल लगाएंगे। इतिहास के अंतर्गत इसको आधा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है और इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लिपि इसकी बहुत चित्रात्मक है, पढ़ी नहीं गई अभी तक, इसी कारण से इसको आधा ऐतिहासिक काल कहा गया है। आगे देखिएगा, इसको ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत शामिल करने का प्रयास कह सकते हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि खोजों में जो इसका समय काल निर्धारित किया गया है, जो क्या निर्धारित किया गया, इसका समय काल निर्धारित किया गया है, वो समय काल भारत में ताम्रपाषाण काल का था और इसी कारण से इसको ताम्रपाषाण काल की सभ्यता भी कह सकते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में जब इस सभ्यता का उद्भव हुआ था तो उस समय भारत में ताम्रपाषाण काल चल रहा था, ठीक है। तो इसी कारण से इसको ताम्रपाषाण काल की सभ्यता भी कहा जा सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना कि कालक्रम क्या है, धातु क्रम के आधार पर इसको क्या कहा गया है और ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत इसको शामिल क्यों किया गया है। क्योंकि मैंने कहा है कि भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में जो है, किसमें? पश्चिमी क्षेत्रों में इस सभ्यता का उद्भव कब हुआ? ताम्रपाषाण काल में खोजा गया है, ताम्रपाषाण में हुआ है, क्योंकि इसका समय लगभग 2350 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। तो मुझे विश्वास ही नहीं, ठीक है, पूर्ण विश्वास और आशा के साथ इतना मैं कह सकता हूं कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को जो है कुछ बातें इसके समय काल की बता रहा हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं आपके समय काल की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो कार्बन डेटिंग मेथड के आधार पर 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व की मानी गई है, इसका समय काल है। और पीसीएस वगैरह में जो है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फादर एच हैरास।
इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय बताया वो बताया है 6000 ईसा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में कि फादर एच हेरास ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो कब से कब तक बताया था। तो इन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताया है 6000 ईसा पूर्व। एक व्यक्ति और है, आप लोगों ने सुना होगा, सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय बताया। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है ये। 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व के बीच जो है इन्होंने इसका समय काल निर्धारित किया है और बताया है। आगे आप लोगों को मैं एक और बता देता हूं व्यक्ति का नाम, माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय बताया है, ठीक है, वो बताया है 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक। 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व के बीच जो है इसका समय निर्धारित किया है। किसके द्वारा? माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। और सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 बताया है और एच हेरास के द्वारा जो है 6000 ईसा पूर्व बताया गया है। एक व्यक्ति है मैके। एक व्यक्ति कौन है आपके? मैके साहब है। मैके साहब का जो मत है बहुत सारे लोग इसको मानते भी हैं। इन्होंने बताया है इसका समय 2800 से 2600 ईसा पूर्व के बीच। क्लियर है? इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, एक व्यक्ति है मार्टिमल व्हीलर। मार्टिमल व्हीलर, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय बताया है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा, अगर मैं मानूं तो इसको जो है प्रमाणित भी बहुत सारे लोग मानते हैं इस बात को कि ये समय जो है सही दिया गया है मार्टिमल व्हीलर के द्वारा। इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच रहा है। क्लियर है? और इसके बाद जो आप लोगों का कार्बन डेटिंग मेथड है, ठीक है, आप लोग कह सकते हैं रेडियम कार्बन विधि। तो रेडियम कार्बन विधि के आधार पर जो इसका समय बताया गया वो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक बताया गया है, जो कि प्रमाणित माना जाता है। और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यही आप लोगों को आंसर लगाना है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, और इसके साथ में आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं यहीं पर। आजकल की अगर मैं बात करूं वर्तमान की, ये तो सब लोग वो हैं जिन्होंने पहले इसके बारे में जो है इसके समय काल के बारे में बताया है। आधुनिक जो आपके नवीन खोज हो रही है, नवीन जो अध्ययन हो रहे हैं, नए जो आपके शोधकर्ता हैं, उन लोगों ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। ये आपकी नवीन खोजें हुई है। इन नवीन खोजों के आधार पर इस सभ्यता का जो कालखंड या समय काल है वो लगभग 8000 वर्ष पुरानी बताई गई है। और जबकि फादर एच हेरास ने जो है 6000 कब बताया था, वर्ष पीछे की बताई थी। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है अभी भी खोजें और उत्खनन कार्य जो है चल रहा है, और जिसके आधार पर इसके जो उपकरण मिल रहे हैं उन उपकरणों का जो है शोध किया जा रहा है, उनका जो परीक्षण किया जा रहा है, और इसके आधार पर जो है इसका जो समय काल है वो पूर्ण रूप से अभी तक जो है सुनिश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, तो अभी तक आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या लगाएंगे? 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो आपका बताया गया है। समझ में आ गया होगा दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है दोस्तों उसके बारे में चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं, कुछ जो आप लोगों को आगे भी काम आएगा, कभी पढ़ेंगे आगे तो। ठीक है, देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पहले मैं आप लोगों को जो है आकार बताता हूं। आकार कह लीजिए या आप लोग इसको आकृति कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है या आकृति है वो है दोस्तों त्रिभुजाकार। वो कैसी है? त्रिभुजाकार है।
कैसे क्यों है त्रिभुजाकार, क्यों कहा गया इसको? देखिए मैं आपके सामने जो है पूरा इसका एक डायग्राम बनाता हूं, आपको समझ में आ गया होगा, आ जाएगा। विस्तार को पढ़ने से पहले, इसके आकार को जानने से पहले हम जो है पूरी जानकारी इसके बारे में कलेक्ट कर लेते हैं, पूरा जो है इसके बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं। देखिए जरा आप लोग पहले ये बात समझिए, समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपको मालूम है 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई है, ठीक है। लेकिन वो बातों को जानने से पहले अगर हम बात करें तो 1947 को ले लेते हैं, जब हमारा देश क्या हुआ, आपका आजाद हुआ। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको, 1947 से पहले मतलब जब हम आजाद हुए, स्वतंत्र हुए, उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो था लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, या सॉरी क्या कह सकते हैं आप लोग, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है दोस्तों, वो 1947 से पहले इसका क्षेत्रफल था 12,99,000 लगभग 600 वर्ग किलोमीटर के आसपास था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसके क्षेत्रफल की, वर्तमान क्षेत्रफल की, तो वर्तमान में दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो है इस समय वर्तमान में क्या है, इसका क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का। समझ में आ गया होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार को मैं हटा रहा हूं यहां से, ठीक है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो यहां पर देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो 1947 से पहले, मतलब जब हम आजाद हुए, स्वतंत्रता से पहले जो है इसका क्षेत्रफल था, विस्तार था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में, और वर्तमान में ये विस्तार जो है 20 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसके अलावा की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो 1947 से पहले, स्वतंत्रता से पहले इस क्षेत्रफल के अंतर्गत मात्र 40 स्थलों की खोज हुई थी। कितने स्थलों की खोज हुई है, 40 स्थलों की खोज हुई है मात्र 1947 से पहले। मतलब आप लोग मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 1921 में खोजी गई थी हड़प्पा की, और 1921 से लेकर 1947 तक मात्र 40 स्थल खोजे गए हैं, ठीक है ना। और वो 40 स्थल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के अंदर में थे। लेकिन वर्तमान में जो है इस 20 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर लगभग 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है, और जिसको प्रमाणित किया गया है। किताबों में आपको यह भी मिलेगा कि 2,000-2,500 के बीच में जो है स्थल खोजे जा चुके हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों को अभी मान्यता नहीं मिल चुकी है। तो केवल अभी तक जो है 1500 स्थल लगभग, ठीक है, ये जो है आपके प्रमाणित स्थल हैं जिनकी खोज हो चुकी है अब तक। तो कुल मिलाकर आप लोग कह सकते हैं कि सिंधु घाटी क्षेत्रफल 1947 से पहले इतना था, और वर्तमान में ये क्षेत्रफल इतना है। 1947 से पहले इसके 40 स्थल खोजे जा चुके थे, जबकि वर्तमान में इसके जो है लगभग 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब आगे देखिए आप लोग। अब अगर मैंने जो आपको मैंने बताया था आकार सिंधु घाटी सभ्यता का, और मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता को आकार के साथ साथ आकृति कैसी है, इसको दिखने में कैसा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है दोस्तों वो 3 देशों में है। 3 देश कौन कौन से हैं देखिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एक है आपका अफगानिस्तान, एक है आपका पाकिस्तान, और एक है अपना भारत, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कहां तक है, 3 देशों में है। कितना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। और इसमें जो बात करें हम विस्तार की, तो वर्तमान में ये लगभग मैंने कहा अभी आप लोगों को लिखा भी था 20 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर,
या 20 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं आप लोग। तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है ये पूरा विस्तार है। और इसका आकार और आकृति कैसी है देखिए आप लोग जरा। ऐसा माना गया है कि ये विस्तार कुछ इस प्रकार का है। ऐसे, ठीक है। तो मैंने कहा आप लोगों को कि 3 देशों में फैला हुआ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। क्लियर है दोस्तों। लेकिन यहां पर आप लोगों को इतना याद रखना है कि इसका जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार। कैसा है, त्रिभुजाकार। आकृति कैसी है इसकी, त्रिभुजाकार आकृति है। क्योंकि यहां पर जो है आप लोगों को पाकिस्तान का एक प्रांत मिलेगा जिसका नाम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में भी आप लोगों को एक ध्यान रखना है, ठीक है। एक नदी बहती है आपकी दास्क नदी। उसी दास्क नदी के तट पर एक स्थल है जिसका नाम है सूतकांगेडोर। क्या नाम है, सूतकांगेडोर। दास्क नदी के तट पर है दोस्तों, ध्यान रखना। और एक नदी है आपकी महाराष्ट्र में प्रवरा नदी। और उसी प्रवरा नदी के तट पर यहां पर एक देश आपका जो है महाराष्ट्र में लिख देता हूं, एक आपका स्थल है दहमाबाद। यहां पर है आपका मेरठ, यूपी। इसका नाम है आलमगीरपुर। क्या है, आलमगीरपुर। और यह है आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है मांडा। तो यहां से आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो है त्रिभुजाकार। कैसा है, त्रिभुजाकार आकार है। आकृति कैसी है इसकी, त्रिभुजाकार है। और इसका जो उत्तरी बिंदु है वो जम्मू कश्मीर के मांडा में है। इसका दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र के दहमाबाद में प्रवरा नदी पर स्थित है। और पूर्वी बिंदु जो है इसका आपका मेरठ के, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो आलमगीरपुर है। और पश्चिमी बिंदु आपका बलूचिस्तान के सूतकांगेडोर है। दोस्तों इसमें आप लोगों को इतना याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार मैंने आपको यहां पर बताया है त्रिभुजाकार, वो जो है जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर और दक्षिण के महाराष्ट्र में, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर और कहां पर, महाराष्ट्र के दहमाबाद तक। इसकी जो है उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है दोस्तों, ध्यान रखना आप लोगों को, वो है 1400 किलोमीटर। कितनी है, 1400 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम, क्या पश्चिम से पूर्व तक कह सकते हैं आप लोग, तो यहां पर जिसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। कितनी है, 1600 किलोमीटर। और इसका जो आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहां से लेकर यहां तक का, ये दोस्तों आपका गुजरात वाला क्षेत्र है। कौन सा वाला, भारत का गुजरात वाला क्षेत्र है। ऐसा माना जाता है कि जो इसका समुद्री तल है, ठीक है ना, ये आपका जलीय स्थल, जलीय स्थल कह सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। तो इसका जो जलीय सीमा है किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की, वो लगभग 1300 किलोमीटर है। कितनी, 1300 किलोमीटर। तो मेरा मेन आप लोगों को समझाने का जो उद्देश्य था विस्तार के अंतर्गत, वो मैंने बता दिया आप लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। और 1947 से पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो आप लोगों का विस्तार है या क्षेत्रफल कह सकते हैं, वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत था लगभग, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको बताया है कि वर्तमान में 20 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है। और इसका जो आकार और आकृति वो त्रिभुजाकार है। इसके जो है उत्तर में उत्तरी बिंदु है मांडा, दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र में आपका दहमाबाद है, पूर्वी बिंदु इसका जो है पूर्व में मेरठ के उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, और पश्चिम में इसका बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत सूतकांगेडोर है। उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है 1400 किलोमीटर है, और पश्चिम से लेकर पूर्व तक की जो इसकी लंबाई है वो आपकी 1600 किलोमीटर है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। आगे मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूं। देखिए, इसको मिटाने के बाद मैं यहां से आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। पूर्व से पश्चिम 1600
किलोमीटर। कई किताबों में यहाँ पर आपको 1100 किलोमीटर मिलेगा उत्तर से दक्षिण। जलीय सीमा, जलीय सीमा 1300 किलोमीटर। ये आपका विस्तार बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई है वर्तमान में, ठीक है, लगभग जो 1400-1500 स्थल मिले हैं उनमें से मात्र 2 स्थल अफगानिस्तान में है। ठीक है, अफगानिस्तान में जो 2 स्थल है वो है आपका मुंडीगौक है और आपका सुरतेगोई है। मैं आगे पढ़ाऊंगा जब मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा पाकिस्तान में आपको ध्यान रखना है 475 स्थल प्राप्त हुए हैं। 475 स्थल पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, जबकि 925 स्थल लगभग भारत में प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई है वर्तमान में 20 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर, उसमें से जो है 2 स्थल अफगानिस्तान में, 475 स्थल पाकिस्तान में और लगभग 925 स्थल जो है केवल भारत में क्या हुए आपके खोजे जा चुके हैं और जिसकी जो है हमको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि पाकिस्तान में भी जो है केवल 3 प्रांत आप लोगों को दिखाई देंगे। 3 प्रांत भी कौन कौन से दिखाई देंगे? एक तो दिखाई देगा आप लोगों को सिंध प्रांत, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को डिटेल से। एक आपका होगा पंजाब